स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे कि पीजीटी और टीजीटी के लेवल पे किस तरह की हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम इसमें देखते हैं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एपी शर्मा, जीबी वर्गीज, बीजी खेर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बीजी खेर। बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, बांगरू या हरियाणवी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। तो ये सारी की सारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं और प्रश्न पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो जब ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं तो हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, आगे हम देखते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? ऑप्शन है सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा मित्रों वह होगा बरेली। बरेली जो है वो ब्रजभाषी क्षेत्र है और सहारनपुर और मुरादाबाद ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 349 और उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास उसके प्रसार के लिए सरकारों को कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया है? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किसने किया हुआ है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आप जानते होंगे, शिव सिंह सेंगर का, रामचंद्र शुक्ल का। ग्रियर्सन जी ने मित्रों ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को फिर से देखिए कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता का पितामह जब पूछे तो आपको गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम लेना है। इनकी पत्रिका का नाम प्रताप था। ये कानपुर से इस पत्रिका को निकालते थे। और भारतीय पत्रकारिता का पितामह जब भी जिक्र आएगा प्रश्न में तब आपको जेम्स विस्की का नाम लेना है। भारतीय पत्रकारिता का पितामह जेम्स विस्की और हिंदी पत्रकारिता का पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं और इन्होंने अपने इस हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं दिया है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, इसके अलावा कबीर, चंद्रबरदाई, भारतेंदु, इन सब को 9 कवियों को उन्होंने स्थान दिया है, लेकिन जायसी को उन्होंने अपने हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आप अगर ध्यान देंगे तो पिछले वीडियोस में हमने हिंदी के जो प्रथम कवियों की बात है उन सब में बताया हुआ है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता।
यह किसका कथन है? नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, गणपत चंद्र गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गणपत चंद्र गुप्त। उन्होंने ही लिखा कि प्रगतिवादी केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता है। गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न मित्रों, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अद्वैतवाद, इनका मिलान आपको करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद किसका, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के आचार्य कौन है? शंकराचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। तो आपको ये देखना है, हालांकि इस प्रश्न में वो विकल्प है नहीं, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको इन सारे जो हैं वो मिलान ध्यान रखने हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, अद्वैतवाद शंकराचार्य का और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम शामिल नहीं है? प्रपद्यवाद जो नई कविता के दौर के टाइम में एक नया जो काव्य आंदोलन चला, उस काव्य आंदोलन के प्रवर्तकों में कौन कौन नहीं है? तो प्रपद्यवाद के जो नाम है नकेनवाद भी इसे कहा जाता है। न से, अब आप देखिए ऑप्शन इसमें दिया है कि नलिन विलोचन शर्मा, नंद किशोर आचार्य और केशरी कुमार। तो नलिन विलोचन शर्मा पहला न से, के से केशरी कुमार और न से ये नंद किशोर आचार्य नहीं है, उसके जगह पे नरेश कुमार हैं। तो नकेनवाद, आप एक प्रश्न ये भी बनता है कि प्रपद्यवाद को किस और नाम से जाना जाता है? तो नकेनवाद। और उस नकेन में न के न उसमें 3 कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश कुमार। नंदकिशोर आचार्य नहीं है। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप एक जगह। अगला प्रश्न है, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के कवि नहीं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के कवि नहीं। ऑप्शन है मलयज, नेमिचंद्र जैन, अशोक वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन शमशेर बहादुर सिंह के बारे में मलयज का है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। इसे आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ? आप सभी पंत जी के बारे में जानते होंगे कि वो समय समय पर जो भी काव्य आंदोलन आए उन्होंने उसमें शिफ्ट किया, अपने आप को उसके अनुकूल बनाया। तो जो प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन से प्रभावित था वो अरविंद दर्शन से भी प्रभावित था। ऐसे जो रचनाकार थे वो सुमित्रानंदन पंत जी थे। इसे आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? चिंतामणि, सोमनाथ, केशवदास। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है केशवदास। केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं, चिंतामणि जी रसवादी आचार्य हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? ऑप्शन है गबन, गोदान, रंगभूमि। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गोदान। गोदान में गोबर और जो झुनिया का विवाह है वो झुनिया उसमें विधवा रहती है और उन दोनों के विवाह को दिखाया गया है। तो एक तरह से इसका सही उत्तर गोदान होगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? आप इसे ध्यान से देखिए। स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है ध्रुवस्वामिनी। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी ये बताया हुआ है, जहां क्वेश्चंस का करेक्शन हमने किया हुआ है उसमें कि जयशंकर प्रसाद के ध्रुवस्वामिनी में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण है। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लहरों के राजहंस ऐतिहासिक नाटक है, आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है और जो टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है वह उनके आधे अधूरे नाटक में है, जिसका इसमें नाम नहीं दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना आधुनिक काल की मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसे आप अच्छे से देखिए। और इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार है? ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, यशपाल, रांगे राघव, इनमें से कोई नहीं। तो इलाचंद्र जोशी के बारे में और जैनेन्द्र के बारे में आप जानते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक परंपरा के कहानीकार उपन्यासकार हैं। यशपाल प्रगतिवादी परंपरा के हैं। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा यशपाल हो जाएगा। जिंदगी और गुलाब के फूल, यह प्रसिद्ध कहानी संग्रह किसका है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, जो जिंदगी और गुलाब के फूल संग्रह है वह उषा प्रियमवदा का है, जिसमें इनका जो है नाम नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिंदगी और गुलाब के फूल। साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो आप सभी जानते हैं कि विरेचन सिद्धांत अरस्तू का है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया है। तो यहाँ जो है ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आपको ध्यान रखना है। और यहीं से दो बातें आती हैं, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, इन दोनों को क्या कहा गया है? तो प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये एक पॉइंट यहाँ से और भी आपके सामने आ जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद के आधार पर व्याख्या किसने की है? भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याताओं का हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ था कि कौन कौन उनके रससूत्र का व्याख्याता है। तो अनुमितिवाद का हमने आपको बताया था कि अनुमिति माने अनुमान। तो जो शंका करने वाला व्यक्ति होगा वो अनुमान करेगा और उसका सिद्धांत अनुमितिवाद हो जाएगा। तो शंकुक, उनका सिद्धांत अनुमितिवाद। तो शंकुक का नाम आप देख रहे हैं इसमें नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो अनुमितिवाद के आधार पर भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या किसने की? शंकुक ने। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुमितिवाद शंकुक का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन अरस्तु, क्रोचे, इलियट, इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद के बारे में जानते हैं। आपका सही उत्तर होगा इलियट। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। तो ये सारे प्रश्न मित्रों आप देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी और सारे प्रश्न हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इस ऑप्शन है छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है मित्रों वह है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। बाकी उनकी दो महत्वपूर्ण और पुस्तकें, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना भी इन्हीं की पुस्तक है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और उनका नाम इसमें नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए। मिलान करने वाला आप देख लीजिए कि भरत मुनि के सिद्धांत को क्या कहते हैं? रस सिद्धांत। आनंदवर्धन का जो सिद्धांत है वह है ध्वनि सिद्धांत। कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत और वामन का रीति सिद्धांत। ये मिलान आप अच्छे से देख लीजिएगा। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तब्दील निगाहें, ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियमवदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की जो कहानी संग्रह है वह है तब्दील निगाहें। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है A.N. सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि,
रविंद्र प्रभात, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रसिद्ध है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो में कई सारे छंदों का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, कबीर उलट बांसियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलट बांसियां किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? बौद्ध साहित्य में, सूफी साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर है सिद्ध साहित्य। कबीर में जो उलट बांसियां थी वो सिद्ध साहित्य में पहले मिलती हैं और उन्हीं की परंपरा का कबीर पर प्रभाव है। तो सिद्धों का जो अक्खड़पन है और उनके जो जाति व्यवस्था का विरोध की प्रवृत्ति है, आडंबरों को नकारने की प्रवृत्ति है, वो सारी प्रवृत्ति कबीर में आई है और उन्हीं से उलट बांसियों को कबीर ने स्वीकार किया है। ये सिद्ध परंपरा में है। अगला प्रश्न है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत से और उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों उर्वशी पर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। अब जब भारतीय ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है वह इन्हें उर्वशी पर मिला, तो साहित्य अकादमी किस पर मिला? संस्कृति के 4 अध्याय पर 1959 में, 1959 में। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा और मैथिली शरण गुप्त जी ने इसके एवज में अपने आप को मात्र कौटुंबिक कवि, केवल घर का कवि कहा कि हम राष्ट्र का कवि नहीं, मैं केवल कौटुंबिक कवि हूँ। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा और महात्मा गांधी जी ने उनको राष्ट्र कवि कहा। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन है एक और जिंदगी, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है मित्रों कि राजा निर्बंसिया और मांस का दरिया तो कमलेश्वर जी की कहानी है। एक और जिंदगी मोहन राकेश जी की कहानी है। तो कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है एक और जिंदगी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि एक और जिंदगी मोहन राकेश का है। एक मिलान वाला प्रश्न आपके सामने है 87। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की है, कलगी बाजरे की अज्ञेय की है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध का है। तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान लगे, प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 44, 45, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है 44। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक और 44 दृश्य हैं, ध्यान रखना है आप, 4 अंक और 44 दृश्य। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रधान विशेषता क्या है? सही उत्तर है भावुकता। अगला प्रश्न है, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। वह बाणभट्ट का पग पग पर साथ देती मार्गदर्शन करती हुई महामाया है। प्रजातंत्र और राजतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं।
मित्रों, वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा हुआ है 1968 में, 1968 में, और उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको ऐसे भी प्रश्न घुमा करके पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सब के लिए प्रिपेयर रहिएगा। वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखी 1968 में, और उनका नाम इसमें नहीं है। गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि गैंग्रीन कहानी का नाम रोज है और रोज कहानी अज्ञे जी की है। अज्ञे जी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गैंग्रीन कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इस कहानी का पहले नाम बाद में नाम बदल करके रोज रख दिया गया। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? ऑप्शन है बूंद और समुद्र, खंजर नयन, अमृत और विष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, महाकवि सूरदास पर आधारित इनके उपन्यास का नाम खंजर नयन है। खंजर नयन, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो फ्लैशबैक शैली में 1915 में लिखी गई है। इन्होंने 3 कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता अर्जित की है, तो इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। देवसेना जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। लघुमानव की महत्ता को किसने स्थापित किया? तो आपको ध्यान रखना है, लघुमानव का जो कॉन्सेप्ट है वो विजय देवनारायण शाही जी ने दिया था। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने? ललित निबंध के, अब देखिए ये सब ललित निबंधकार हैं, लेकिन प्रस्थान बिंदु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बने ललित निबंध के। अशोक के फूल, कुटज, इस तरह के जो निबंध है वो लिख करके उन्होंने ललित निबंध परंपरा को विस्तार दिया। तो प्रस्थान बिंदु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बने। तो आप देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक तरह से आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट का काम करेगा, जो हमने आपको दिखाया कि टीजीटी पीजीटी में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत ही सामान्य स्तर को बस आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और साथ ही हमने जो कुछ भी अब तक के प्रैक्टिस सेट आपको प्रिपेयर करके दिए हैं, उनमें ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उन सारे प्रैक्टिस सेट को 1 से 2 बार और रिपीट करके देख लें और उनके नोट्स बना लें। आपके लिए बहुत काम का होगा वो, और परीक्षाओं में आपको बहुत आसानी होगी। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, ताकि आप सबका रिवीजन होता रहे।